हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट होम साइंस। तो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं 100 एमसीक्यू जो कि होम साइंस से रिलेटेड होंगे और वो सभी एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होंगे। और इसके साथ साथ बच्चे अपना एनालिसिस भी कर सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक उनके कवर हो गए हैं और कौन कौन से टॉपिक कवर नहीं हुए हैं। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पूछा गया है कि जो बेबी में जो मिल्क टीथ होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है। 18 होती है, 16 होती है, 20 होती है, 24 होती है। जल्दी जल्दी अपना जवाब देंगे सभी। तो जो मिल्क टीथ हैं बेबी के अंदर उनकी संख्या कितनी होती है, 20 होती है। और मिल्क टीथ को प्राइमरी टीथ या फिर आप बोल सकते हैं डेसिडियस टीथ और बेबी टीथ, प्राइमरी टीथ, मिल्क टीथ के नाम से भी जानते हैं। और अगर हम बात करें तो मिल्क टीथ जो 20 होते हैं इनके अंदर प्रीमोलर कितने होते हैं, 0 होते हैं। और मोलर कितने होते हैं, 2 होते हैं। यानी विजडम टीथ जो थर्ड मोलर होता है वो एब्सेंट होता है, प्रीमोलर भी एब्सेंट होते हैं। इनका डेंटल फॉर्मूला कितना होता है, अगर हम डेंटल फॉर्मूले की बात करें तो 2102 2102 2102 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, 4204 और 4204 नीचे हो जाएंगे। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो कितने बनेंगे, 20 बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि हिमलिच मैनोवर जो है किसके लिए यूज़ किया जाता है। हड्डी टूट जाती है तब फर्स्ट एड, या फिर दिल के दौरे की प्राथमिक चिकित्सा में, या फिर कोई पॉइजनिंग मतलब का सेवन कर लेता है, कोई जहरीला पदार्थ का सेवन कर लेता है उसमें प्राथमिक चिकित्सा के रूप में, या फिर श्वसन मार्ग में अवरोध में प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है। तो अगर बात करें हिमलिच मैनोवर, जल्दी अपना जवाब दें। तो अगर हम बात करें हिमलिच मैनोवर की तो ये यूज़ की जाती है जब श्वसन मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता है तो प्राथमिक चिकित्सा के रूप में इसको यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट एड इन चोकिंग, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शन इन द ह्यूमन बॉडी। यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर कैल्शियम कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है। बात करें फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ, कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल, हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, या ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है, जल्दी अपना जवाब दें। जो कैल्शियम है वो ये सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है द येलो कलर्ड लिक्विड विच इज सिक्रेटेड फॉर 3 से 4 डेज फ्रॉम मदर्स ब्रेस्ट, उसको क्या कहा जाता है, कोलेस्ट्रॉल, रेटिनॉल, कोलेस्ट्रम या कैरोटिनॉल। अपना जवाब दें, क्या कहा जाता है। तो जो येलो कलर्ड का लिक्विड जो सीक्रेट होता है मदर की मिल्क से 3 से 4 दिन, उसको कोलेस्ट्रम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। और इसमें बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ होती हैं। ये फर्स्ट मिल्क होता है कोलेस्ट्रम मदर का, और इसमें 88% वाटर होता है। और इसमें जो है सभी जो है न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, एंटीबॉडीज़ भी पाई जाती हैं। और अगर हम बात करें तो इसमें हीमोग्लोबिन ए नाम की एंटीबॉडीज़ पाई जाती है जो कि इन्फेक्शन को प्रिवेंट करती है, और अदर भी एंटीबॉडीज़ जो पाई जाती हैं। एक एक है बाइफिडस फैक्टर है, वो भी इसमें अवेलेबल होता है ब्लेस्ड मिल्क में, कोलेस्ट्रॉम में, जो कि इंटेस्टाइन में ई कोलाई के इन्फेक्शन से बचाता है। और लैक्टोफेरिन होता है जो न्यूबॉर्न को और अदर इन्फेक्शन से बचाता है। और अदर भी जितनी भी इसमें बहुत ज़्यादा मतलब हेल्पफुल ये मानी जाती है, और बोला जाता है कि इसका सेवन कराना चाहिए, है ना। मदर मिल्क को बोला जाता है ना कि 6 मंथ तक जो है मतलब दूध जो है बच्चे को पिलाना चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज से भी रिच होता है। वहीं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें सीपीआर क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय सीपीआर। सबसे पहले सीपीआर की फुल फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए। तो सीपीआर की फुल फॉर्म क्या होती है, कंट्रोल पुल्मोनरी रेस्क्यूटेशन, कार्डियो पुल्मोनरी रेस्क्यूटेशन, कार्डिक पुल्मोनरी रिवाइवल, या केयरफुल पुल्मोनरी रिवाइवल। तो ऑप्शन नंबर जो ए बी होगा वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, कार्डियो पुल्मोनरी रेस्क्यूटेशन। सबसे पहले हमने किसकी बात करी, फुल फॉर्म की बात करी। अब हम जानेंगे कि क्या फंक्शन होता है इसका। तो ये एक मतलब जिंदगी बचाने की तरह से ये यूज़ किया जाता है, एक लाइफ सेविंग पर्पज से यूज़ किया जाता है। और जब हार्ट बीट जो है या तो स्टॉप हो जाती हैं या फिर इनफेक्टिवली वर्क करती हैं तब ये यूज सीपीआर जो है दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वैक्सीन जो है बीसीजी की कब दी जाती है, बर्थ के टाइम पे, 4 हफ्ते में, 8 वीक में, या 12 वीक में। जल्दी अपना जवाब दें, क्या ऑप्शन करेक्ट होगा। सबसे पहले अगर हम बीसीजी की बात करें तो बीसीजी किसके रिगार्डिंग दी जाती है, ट्यूबरक्लोसिस के रिगार्डिंग दी जाती है। और बीसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है, बेसिलस कालमेटी ग्यूरिन। मैं ग्यूरिन ऊपर लिख रही हूँ
और जिसको फुल फॉर्म नहीं पता है वो फुल फॉर्म को याद कर लें। और जो BCG की वैक्सीन है वो बर्थ के टाइम पे दी जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन से फाइबर, कौन से ऐसे रेशे हैं जो कि सबसे छोटे होते हैं? पॉलिएस्टर, सिल्क, नायलॉन या कॉटन? अपना जवाब दें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? पॉलिएस्टर, सिल्क, नायलॉन या कॉटन? अगर हम बात करें 7 क्वेश्चन की, तो जो सबसे स्मॉलेस्ट फाइबर होता है वो कॉटन होता है, और स्मॉलेस्ट फाइबर को स्टेपल फाइबर के नाम से भी जानते हैं। और जितने भी नेचुरल फाइबर होते हैं सिल्क को छोड़ के, वो सब कैसी कैटेगरी में आते हैं? स्टेपल फाइबर की कैटेगरी में आते हैं। और आप यहाँ देख पा रहे हैं कि केवल कॉटन ऐसा है जो कि नेचुरल फाइबर में आ रहा है, सिल्क भी है, लेकिन सिल्क को छोड़ के जितने भी नेचुरल फाइबर होते हैं वो सब स्टेपल फाइबर की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। टीबी, जो टीबी होता है वो कौन से बैक्टीरिया के द्वारा कोज्ड होता है? सबसे पहला तो ये है कि टीबी बैक्टीरिया के द्वारा कोज्ड होता है, वायरस के द्वारा कोज होता है, कि अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, किसके द्वारा कोज होता है? तो आप सबसे पहले बताएंगे कि टीबी बैक्टीरिया के द्वारा कोज्ड होता है। और कौन सा बैक्टीरिया है वो? तो वो बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। कौन से बैक्टीरिया के द्वारा कोज होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। वहीं अगर हम बात करें बोर्टिला पर्ट्यूसिस की, तो बोर्टिला पर्ट्यूसिस जो है वूफिंग कफ, वो जो कहते हैं ना काली खांसी होती है, वूपिंग कफ, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 99, तो विच ऑफ दीज इज एसेंशियल अमीनो एसिड, की कौन से इसमें से एसेंशियल अमीनो एसिड है? एलानिन, सीरीन, ग्लूटामाइन, ल्यूसीन? अपना जवाब दें। 99, तो एसेंशियल अमीनो एसिड के बारे में जानेंगे सबसे पहले कि एसेंशियल अमीनो एसिड कौन से होते हैं। तो एसेंशियल अमीनो एसिड वो एसेंशियल मतलब अमीनो एसिड होते हैं जो कि आपकी बॉडी में नहीं बनते हैं और जो कि डाइट के द्वारा लिए जाते हैं, सिंथेसाइज नहीं होते हैं। तो इसमें से कौन सा है? वो ल्यूसीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं कि जो खसरा है, मीजल्स है, वो एक चाइल्डहुड इन्फेक्शन है और किसके द्वारा कोज होता है? एंट्स के द्वारा, वायरसेस के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा या फंगस के द्वारा? अपना जवाब दें। खसरा जो कि एक संक्रमण रोग है वो किसके द्वारा होता है? वायरसेस के द्वारा, आंट के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, फंगस के द्वारा? तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, वायरस के द्वारा जो है मीजल्स यानी खसरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मोस्ट ओविशियस फंक्शन ऑफ क्लोथिंग, क्या है सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है क्लोथिंग का? वो क्या है? वार्मथ एंड स्टेटस, प्रोटेक्शन एंड स्टेटस, वार्मथ एंड प्रोटेक्शन या स्टाइल एंड वार्मथ? तो क्या ऑप्शन करेक्ट होगा, जल्दी बताएं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, यानी वार्मथ एंड प्रोटेक्शन जो है ओविशियस फंक्शन होता है क्लोथिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो एक टीस्पून होती है उसमें कितनी सामग्री आती है? 5 ग्राम, 15 ग्राम या 1/2 ओज, आधा ओज कह सकते हैं, या 1 ओज? तो एक टीस्पून में जो फूड का वेट होता है वो कितने के अराउंड होता है? 5 ग्राम के अराउंड। कितने के अराउंड होता है? 5 ग्राम के अराउंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ दीज इज नॉन एज ग्रेप शुगर, इनमें से ग्रेप शुगर के नाम से किसको जाना जाता है? ग्लूकोज को, फ्रक्टोज को, गैलेक्टोज को या सुक्रोज को? जल्दी अपना जवाब दें। ग्रेप शुगर को किसके नाम से जाना जाता है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, सुक्रोज? लेकिन अगर हम बात करें ग्रेप शुगर की तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, ग्लूकोज को नाम से जाना जाता है। फ्रक्टोज की बात करें तो फ्रक्टोज को किसके नाम से जाना जाता है? फ्रक्टोज को जितनी भी फ्रूट शुगर है उनके अंदर पाया जाता है, तो फ्रूट शुगर के नाम से फ्रक्टोज को जाना जाता है। वहीं अगर हम बात करें सुक्रोज की, तो सुक्रोज को टेबल शुगर या फिर आप बोल सकते हैं केन शुगर के नाम से जाना जाता है। और सुक्रोज जो होती है डाइसेक्राइड होती है जो कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज के उससे मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। ऐसा कौन सा मेथड है कुकिंग का जो कि टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से कम रखता है? उसको क्या कहा जाता है? बॉइलिंग, सिमरिंग, स्टीमिंग या सॉटिंग? जल्दी अपना जवाब दें, क्या ऑप्शन करेक्ट होगा? तो जो मेथड टेम्परेचर जो है बॉइलिंग पॉइंट से नीचे रखता है उसको सिमरिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, क्योंकि अगर हम बात करें बॉइलिंग की तो बॉइलिंग में टेम्परेचर कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 121 डिग्री फ़ारेनहाइट की बात करें। लेकिन अगर हम सिमरिंग की बात करें तो सिमरिंग में टेम्परेचर कितना अराउंड होता है? 82 से 99 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है सिमरिंग में टेम्परेचर? 82 से 99 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हर एक बुक में अपना अलग अलग दिया होगा तो देख लेना। 105 क्वेश्चन की बात करते हैं। नलिन जो कि लेट चाइल्डहुड में है, 11 साल की है, तो उसकी हाइट कितनी होगी? 40 इंच, 50, 60 या 80? कितनी होगी, जल्दी बताएं। तो कितनी होगी? थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, 60 इंच होगी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच फिनिश इज गिवन टू द फैब्रिक टू ब्रिंग द फैब्रिक टू नॉर्मल विद, मतलब कपड़े को अपनी सामान्य चौड़ाई में लाने के लिए किस परिसज्जा का प्रयोग किया जाता है? कैलेंडरिंग, टेंटरिंग, सिंगिंग या ब्लीचिंग? जल्दी बताएं कौन सी फिनिशेस का यूज किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट, टेंटरिंग। टेंटरिंग का यूज किया जाएगा, ठीक है। और टेंटरिंग क्या होती है? ऐसी प्रोसेसेस होती है जिसमें कपड़े को क्या किया जाता है, जिसकी टेंटरिंग मतलब जब कपड़ा बुन के आता है तो उसके किनारे सीधे नहीं होते हैं, समांतर भी नहीं होते हैं, इक्वली भी नहीं होते हैं। तो कपड़ों को लंबाई और चौड़ाई की उचित व्यवस्था में लाने के लिए आप क्या करते हैं? टेंटरिंग फिनिशेस का यूज़ करते हैं। और टेंटरिंग मशीन में होता है जो कि 20 से 30 फुट तक लंबी होती है। इनमें चैन्स लगी होती हैं और फिर उन कपड़ों को जिसको आपको टेंटरिंग फिनिशेस देनी है तो उस चैन में हुक के माध्यम से कपड़े को लटकाया जाता है और फिर जो है ये प्रोसेसिंग जो है दी जाती है। कैलेंडरिंग जो होती है एक मैकेनिकल फिनिश है, कपड़े को चमक वगैरह देने के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। रिद्धि जो कि 25 साल की है, उसका BMI 22.9 आया है, तो वो किस में होगी? नॉर्मल वेट में, अंडर वेट में, ओवर वेट में, ओबीज में? जल्दी अपना जवाब दें। BMI एंड BMR की जो वीडियो है वो मैंने अपने यूट्यूब पे डाल रखी है, अगर जिसको टॉपिक क्लियर नहीं है वो वहाँ से अपना टॉपिक क्लियर कर सकते हैं BMI एंड BMR के बारे में। अगर मैं बात करूं, जो BMI होता है, BMI की रेंज है अगर 18 से नीचे है, तो अगर किसी का BMI 18 से नीचे आता है तो BMI कंसीडर किया जाएगा अंडरवेट। लेकिन अगर BMI 18 से 24.9 के बीच आता है तो उसको नॉर्मल वेट के अंदर कैटेगराइज किया जाता है। और उसका BMR कितना आया है? 22.9 आया है, तो किसके अंदर कैटेगराइज होगी? नॉर्मल वेट के अंदर, ठीक है। अंडरवेट कब होगी? जब वो 18.5 से नीचे BMI आएगा तो उसको अंडरवेट कहेंगे, ठीक है। और ओवरवेट कब होगी? ओवरवेट कंसीडर की जाएगी जब 25 से वो किसके बीच में आएगी? 29.9 के बीच में आएगी इसकी BMI, तो कंसीडर की जाएगी ओवरवेट। अगर हम बात करें ओबीज की, ओबेसिटी की, तो ओबेसिटी की 3-4 क्लासेस हैं। अगर हम बात करें ओबेसिटी क्लास 1 की तो 30 से 34.9 के बीच में आएगी, 30 से 34.9 के बीच में आएगी, तो उसको ओबेसिटी की क्लास 1 में कंसीडर किया जाएगा। कौन सी क्लास में? 1 में। ये सब मैंने अपना मतलब यूट्यूब पे कराया हुआ है, तो आप वहाँ से जाके डिटेल देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। डेवलपमेंट विच स्टार्ट फ्रॉम हेड एंड प्रोग्रेस टुवर्ड फीट, उसको किस डेवलपमेंट के नाम से जाना जाएगा? प्रॉक्सिमा डिस्टल, सेफेलोकॉर्डल, नार्किस्टिक या ओडिपस? ओडिपस। तो अगर हम बात करें, जो डेवलपमेंट हेड से स्टार्ट होता है फीट की तरफ चलता है, ये डेवलपमेंट ऑफ डायरेक्शन का रूल है और ये किस में आएगा? सेफेलोकॉर्डल में आएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा करेक्ट होगा 108 का, ठीक है। 108 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सेफेलोकॉर्डल, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा, ऑडिपस। ऑडिपस का मतलब क्या होता है? तो अगर हम ऑडिपस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है कि ये बॉयज़ में होता है, और जब मतलब बच्चे जो हैं अपनी मदर से ज़्यादा प्यार करते हैं और फादर से नहीं करते, ठीक है। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होता है जो कि गर्ल्स में होता है, वो अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन होता है, ठीक है। और ये जो है किसमें दिया हुआ है? ये साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी में जो है ये बताया हुआ है, ठीक है। नार्किस्टिक का मतलब क्या होता है? वो ये कि जो अपनी ही तारीफों में पागल हुए रहते हैं, तो इसको बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द बास्केट वीव, जो बास्केट वीव होती है, तो बास्केट वीव को किस के नाम से जाना जाता है? ट्विल वीव, साटिन वीव, या फिर मैटी वीव, या पाइल वीव? अगर हम बात करें बास्केट वीव की, तो बास्केट वीव को मैटी वीव के नाम से जाना जाता है, बैलेंस वीव के नाम से भी जाना जाता है, और इसमें 2 या 2 से यार्न्स को लिया जाता है एक सेट में और जो है इंटरलेस कर दिया जाता है। जो मोस्ट कॉमन बास्केट वीव होती हैं वो 2-2 की या 4-4 की, 2 ताने 2 बाने इस तरीके से लिया जाते हैं। और अगर हम बात करें, ये प्लेन वीव की ही वेरिएशन होती है, बास्केट वीव भी और रिब वीव भी, ठीक है। प्लेन वीव की ही वेरिएशन होती है बास्केट वीव, ठीक है। वहीं अगर हम ट्विल वीव की बात करें तो ट्विल वीव जो होती है डायगोनली जो है कपड़े पे की जाती है और 45 के एंगल से, ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? मैटी वीव के नाम से इसको जाना जाएगा। मैंने डिटेल थोड़ा मतलब अलग से भी थोड़ी नॉलेज दे रही हूँ, लेकिन डिटेल तो नहीं करा रही हूँ मैं। 110 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ड्राई क्लीनिंग पूछा जा रहा है कि किस फाइबर पे ड्राई क्लीनिंग की जरूरत होती है? सिल्क पे, कॉटन पे, पॉलिस्टर पे, नायलॉन पे? किस कपड़े को ड्राई क्लीनिंग की जरूरत होती है? तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, यानी सिल्क। सिल्क जो होगा उसमें ऑप्शन नंबर सिल्क करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेल्थी रहने के लिए होम्योस्टेटिस
का मतलब क्या है? प्लीजर, हैप्पीनेस, बैलेंस एंड कंट्रोल। तो इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होगा, बैलेंस होता है इसका मतलब। जल्दी जल्दी करा रही हूँ क्योंकि 100 क्वेश्चन है, अगर धीरे धीरे कराऊंगी तो कवर नहीं हो पाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, टर्शियरी केयर। अगर हम केयर की बात करें तो प्राइमरी केयर होती है, सेकेंडरी केयर होती है, टर्शियरी केयर होती है। प्राइमरी केयर में मतलब आप नॉर्मल इलनेस है आपको, जैसे कि मेडिकल प्रॉब्लम्स के लिए आप रेफरल हो सकते हैं, जैसे कि आपको आपके गले में कोई दिक्कत है या हाइपरटेंशन है, आपको कोई वैक्सीनेशन लगती है तो प्राइमरी केयर पे जाके आप हेल्थ केयर पे जाते हैं। सेकेंडरी केयर पे कि आपको जब प्राइमरी केयर से आपकी प्रॉब्लम नहीं हो रही है ठीक, तो आप सेकेंडरी केयर पे रेफर होते हैं कि जब आपको कोई स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है अपने हेल्थ इश्यूज़ में, तब आप वहाँ पे जाते हैं। लेकिन टर्शियरी केयर की बात करें तो टर्शियरी केयर में आपको ज़्यादा हाईली इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, स्पेशलाइज एक्सपर्टाइज की ज़रूरत होती है, तब आप टर्शियरी केयर पे जाते हैं। तो टर्शियरी केयर का मतलब होता है स्पेशलाइज कंसल्टिव हेल्थ केयर, यानी जैसे आपको किसी की कह सकते हैं कि पिट्यूटरी ट्यूमर वगैरह है तो आप टर्शियरी हेल्थ केयर पे जाएंगे। ठीक है, अगर आपकी किसी के अचानक से रेनल फेलियर हो गया एक्यूट, तो आप किस पे जाएंगे? सेकेंडरी हेल्थ केयर पे ही काम चल जाएगा। लेकिन जो आपके किसी ट्यूमर वगैरह है तो आप टर्शियरी हेल्थ केयर पे जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा आपको मशीन्स वगैरह अवेलेबल होंगी, ज़्यादा आपको स्पेशलिस्ट एक्सपर्टाइज मिल जाएंगे। ठीक है, तो टर्शियरी केयर का मतलब है स्पेशलाइज कंसल्टिव हेल्थ केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि द फूड्स विच हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ अबाउट फ्यू आवर्स टू 1 से 2 डेज, तो उसको सेमी पेरिशेबल फूड के में रखा जाएगा, नॉन पेरिशेबल फूड में, कन्वीनियंट फूड में, या पेरिशेबल फूड में। ये पेरिशेबिलिटी के आधार पर है इनको। तो अगर हम बात करें सेमी पेरिशेबल फूड की, तो ऐसे सेमी पेरिशेबल फूड का मतलब क्या होता है कि जो कि 1 वीक से या फिर फ्यू मंथ्स के लिए स्टेबल होते हैं, जैसे कि ऑनियंस हो गया, पटैटोज हो गया, एप्पल हो गया, 1 से 2 वीक्स तक। लेकिन अगर हम बात करें नॉन पेरिशेबल फूड की, तो नॉन पेरिशेबल फूड वो होते हैं जो कि कुछ मतलब आप कह सकते हैं कि 1 साल तक भी स्टे रहते हैं, जैसे कि अचार हो गया, ऑयल हो गया, शुगर हो गया। ठीक है, ये सब आ गया। पेरिशेबल फूड कौन से होते हैं? तो पेरिशेबल फूड वो होते हैं जो कि कुछ ही दिनों में स्पॉइल हो जाते हैं, यानी 1 दिन से 10 दिन के बीच में, या फिर 1 से 7 दिन के बीच में जो स्पॉइल हो जाते हैं, जैसे कि मिल्क है, एग है, मीट है, फिश, जिसको हाईली रेफ्रिजरेटर की जरूरत पड़ती है। तो 1 से 2 दिन में, फ्यू आवर्स में कौन से फूड जिनको लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा कम होती है, तो उसको बोला जाता है पेरिशेबल फूड के नाम से। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? तो ऑप्शन नंबर जो करेक्ट होगा वो होगा फोर्थ। इसको किसके नाम से जाना जाएगा? पेरिशेबल फूड के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एट द टाइम ऑफ बर्थ अ बेबी हैज़ अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी बोन्स, कि बर्थ के टाइम पे बच्चे की जो बोन होती हैं वो कितनी होती हैं? 300 होती हैं, 250, 206, 260। तो बर्थ के टाइम पे जो बच्चे की बोन होती हैं वो कितनी होती हैं? 300 होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एन इन्फेंट वेट लेस देन एट बर्थ इज कंसिडर टू बी लो बर्थ वेट इन्फेंट, कि अगर किसी बच्चे का वेट कितने से कम होता है तो वो लो बर्थ वेट की कैटेगरी में आता है। 3500 ग्राम, 2500 ग्राम, 1500 ग्राम या 1000 ग्राम। जल्दी अपना जवाब दें कि किस कैटेगरी में आएगा। मतलब अगर एक बच्चे का वेट कितना होना चाहिए, कितने से नीचे होगा तब वो लो बर्थ वेट कहलाएगा इन्फेंट। तो कितना होगा? 2500 ग्राम। कहते हैं ना 2.5 kg से नीचे, मतलब कहते हैं कि नीचे होगा तो बच्चे को क्या कंसीडर किया जाता है? लो बर्थ वेट कंसीडर किया जाता है। तो 2500 ग्राम से जिसका नीचे होगा वेट, तो उसको लो बर्थ वेट की कैटेगरी में आएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। 115 का ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वाशिकर इज कोज्ड बाय कैलोरी डेफिशिएंसी, विटामिन डेफिशिएंसी, मिनरल डेफिशिएंसी, प्रोटीन डेफिशिएंसी। जल्दी अपना जवाब दें। तो जो क्वाशिकर है वो प्रोटीन की डेफिशिएंसी के कारण होता है, यानी जो जो अपनी डाइट में प्रोटीन का सेवन नहीं करते हैं उनकी इसमें क्या होता है? क्वाशिकर रोग जो है होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गेम्स एंड स्पोर्ट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, बच्चे के मोटर डेवलपमेंट में, मेंटल में, सोशल में, फिजिकल में, या ऑल सभी में रोल प्ले करते हैं। तो गेम्स और स्पोर्ट ऐसे हैं जो कि आपका ऑल राउंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। तो इसमें ऑल ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर है, फिजिकल, न्यूरोलॉजिकल, सोशल या स्पीच। तो ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है कि यानी अगर आपके ब्रेन में कोई चोट वोट लगी है तो उसके कारण हो सकता है कि बच्चा अपना टेंशन नहीं दे पाता है किसी भी चीज़ पे, तो ये एक डिसऑर्डर होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेशलाइजेशन एरिया इन होम साइंस। होम साइंस में स्पेशलाइज एरिया नहीं है। फूड साइंस, गारमेंट डिजाइनिंग, नर्सिंग, इंटीरियर डेकोरेशन। तो क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होगा, क्योंकि नर्सिंग जो है वो इसके अंतर्गत नहीं आती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेज टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ एंड अदर्स फ्रॉम इलनेस इज गुड एजुकेशन, गुड पर्सनल हाइजीन, गुड वेंटिलेशन या गुड हाउसिंग। जल्दी जवाब दें अपना। 120 का क्वेश्चन आंसर क्या होगा? गुड एजुकेशन, गुड पर्सनल हाइजीन, गुड वेंटिलेशन, गुड हाउसिंग। देखो एक बात बताओ, आप कितने भी अच्छे घर में रह लो, कितनी भी आपको एजुकेशन मिल जाए, कुछ भी वेंटिलेशन अच्छा हो यानी हवा का आर पार अच्छा हो, लेकिन अगर आप हाइजीन आपकी मेंटेन नहीं रहेगी तो वो एक घर भी अच्छा नहीं रहेगा। हाइजीन मेंटेन करके चलेंगे तो आप उतने ही ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, आप हाथ धो रहे हैं खाना खाने से पहले, अपना सब मेंटेन करके रख रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, टीथ ब्रश कर रहे हैं अपने टीथ को और मेंटेन करके रख रहे हैं, रोज नहा रहे हैं, रोज व्यायाम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो गुड पर्सनल हाइजीन रहेगी तभी आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो 120 का जो ऑप्शन नंबर होगा वो सेकंड करेक्ट होगा, यानी गुड पर्सनल हाइजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम साइंस क्या है? ह्यूमैनिटीज की ब्रांच है, फाइन आर्ट की ब्रांच है, या फिर बोल सकते हैं कि विज्ञान और कला का सर्वग्राही अध्ययन है, या सभी ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो आप होम साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा होम साइंस क्या है। तो होम साइंस एक साइंस भी है और आर्ट, दोनों का मिश्रण है। तो 121 का ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इरिक्शन डेवलपमेंट थ्योरी, ये किस में आ गया आपका? साइकोलॉजी की है ये। तो लाइफ स्पैन को डिवाइड किया है कितने में? जो इरिक्शन की थ्योरी है उसमें जो है, इरिक्शन डेवलपमेंट थ्योरी में जो लाइफ स्पैन है उसको कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया है? तो उसने 8 कैटेगरी में डिवाइड किया है। कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया है? 8 कैटेगरी में डिवाइड किया है। और मैं आपको एक्सप्लेन तो अभी नहीं कर पाऊंगी, लेकिन हाँ ऐसा है कि मैं थोड़ा थोड़ा मतलब डिटेल में नहीं, थोड़ा ऊपर ऊपर से बता दूंगी। देखो इन्होंने 8 स्टेजेस में क्लासीफाई किया है। सबसे पहली स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। अगर हम बात करें, ये इरिक्शन डेवलपमेंट थ्योरी या आप साइको सोशल थ्योरी के नाम से भी जानते हैं और लाइफ स्पेन थ्योरी, डेवलपमेंटल थ्योरी के नाम से भी हैं। तो सबसे पहली स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, जो कि 0 से 2 साल के बच्चों में आती है। और सेकंड की बात करें, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट, 2 से 3 साल में। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, 3 से 5 ईयर के बच्चे में आती है। ये सब स्टेजेस हैं जो इरिक्शन ने दी हैं। फोर्थ है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, जो कि 5 से 12 साल के इसमें आती है, स्कूल एज में। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, जो कि 12 से 18 साल में रहता है, वही एडोलेसेंस में। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जो कि 18 से 40 साल में। जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, जो कि 40 से 65 में। और ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर, जो कि 60 से ऊपर, मतलब कह सकते हैं 65 से ऊपर। तो ये सब 8 स्टेजेस दी थी किसने? इरिक्शन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सैली का जो बेटा है उसका वेट 3 kg था बर्थ के टाइम पे, लेकिन जब वो 1 साल का हो गया तो उसका कितना मतलब जो है वेट कंसीडर किया जाएगा? 4 से 5 kg का होगा, 5 से 6, 9 से 10 या 12 से 14। तो कितना वेट होगा? तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट, यानी 9 से 10 kg ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट होगा। किसका? अगर बर्थ के टाइम पे 3 kg है किसी का वेट, ठीक है, अगर बर्थ के टाइम पे किसी का 3 kg वेट है और वो 1 साल का हो गया है तो उसका वेट कितना होगा? 9 से 10 ग्राम होगा। ठीक है, अगर बच्चा बर्थ के टाइम पे, ठीक है, 5 से 6 मंथ पे बच्चा जो है अपना वेट डबल गेन कर लेता है। जब बच्चा पैदा हुआ जितना वेट उसका है, अगर वो 5 से 6 महीने का हो गया बच्चा, तो जितना वेट था उसके बर्थ के टाइम में उससे डबल हो जाएगा। 1 साल में उसका ट्रिपल हो जाएगा। ठीक है, ट्रिपल वेट हो जाता है जब बच्चा 1 साल का होता है। और जितने का उसने जन्म, जैसे अपने 3 kg का बच्चा जन्म लिया था बर्थ के टाइम पे, यही कह रखा है ना, तो उसका जब 1 साल का होगा तो ट्रिपल हो जाएगा, मतलब 3 गुना हो जाएगा। 3 तिया 9, यानी 3 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 9 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो 9 से 10 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन द बिगनिंग होम साइंस, होम साइंस को पहले क्या कहा जाता था? डोमेस्टिक साइंस, होम साइंस, एनवायरमेंटल साइंस या लाइफ साइंस, क्या कहा जाता था? तो अगर हम बात करें कि जो होम साइंस है सबसे पहले डोमेस्टिक साइंस के नाम से जाना जाता था। वहीं अगर हम बात करें 125 क्वेश्चन की, सिलोसिस इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ थायमिन, राइबोफ्लेविन, नाइसिन या विटामिन के। तो सिलोसिस जो है वो किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है? राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, जब आपकी जीभ में जलन और सूजन हो जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें तो
क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 127 क्वेश्चन। द इनकम कंसिस्ट ऑफ दूस गुड्स एंड सर्विसेज अवेल्ड इनडायरेक्टली बाय अ फैमिली इन विच सम मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूजुअली मनी इज इन्वॉल्व्ड। तो उसको किस इनकम के कैटेगरी में जाएगा? मनी इनकम, डायरेक्ट इनकम, साइक इनकम या इनडायरेक्ट इनकम। तो वो कैटेगराइज होगा कौन सी इनकम में? इनडायरेक्ट इनकम में। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 127 का? फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। ऐसी चीजें या सेवाएं जो परिवार को अप्रत्यक्ष रूप से किसी विनिमय के दौरान प्राय धन प्राप्त होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? अप्रत्यक्ष आय की कैटेगरी में आती हैं। 128 क्वेश्चन की तरफ चलें कि रंजना जो कि 85 साल की मतलब वृद्ध महिला है, उनके लिए किस प्रकार के वस्त्र खरीदने चाहिए? वस्त्रों में हुक्स होने चाहिए, आसानी से धुलने वाले और दाग अवरोधी, चटक रंगों के साथ एक जटिल डिजाइन, या कसे हुए और अप्रत्यक्ष कपड़े, मतलब जो अनस्ट्रेचेबल क्लॉथ हैं वो लेने चाहिए। तो कौन से सजेस्ट करने मतलब लेने चाहिए, उन्हें परचेज करने चाहिए अपने लिए? जल्दी जवाब दें, क्या ऑप्शन करेक्ट होगा? तो ईजिली वॉशेबल और स्टेन, मतलब जिनके दाग धब्बे आसानी से छूट जाए, क्योंकि वो बूढ़ी हैं, 85 ईयर्स की ओल्ड वुमेन है, तो उनके लिए बिल्कुल सिंपल कपड़े होने चाहिए और जो कि ईजिली वॉशेबल हों, ईजिली स्टेन रिमूवल हों। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। assures that consumer interest will receive due consideration at appropriate forums। सही मंच पर उपभोक्ता हितों का उचित महत्व किस अधिकार के तहत सुरक्षित रखता है? उन्हें राइट टू बेसिक नीड, राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू बी हियर्ड, राइट टू सेफ्टी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सुनने का अधिकार, राइट टू बी हियर्ड, इसमें ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, 130 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइट डाइट कंटेनिंग राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, फाइबर, मिनरल्स एंड वाटर फुलफिल मतलब रिक्वायरमेंट कर रहा है, तो उसको कैसी डाइट के कंसीडर किया जाएगा? तो उसको कहा जाता है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट कौन सी डाइट होती है कि जिसमें आपकी बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग आपको सब न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, उस डाइट को बैलेंस डाइट कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ डू यू चेक फर्मनेस वाइल परचेजिंग, मतलब आप जब कपड़ा खरीदते समय उसकी मजबूती की कैसे जांच करते हैं? कपड़े की प्रकाश के सामने कपड़े को रखकर, कपड़े को खुरचकर और खींचकर जिससे धागे इधर उधर न हो, वस्त्र पर मिसप्रिंट या काले धब्बे न हो, या धोने कोने से कपड़े को सिकोड़कर। आप कैसे उसकी मजबूती की जांच करेंगे? जल्दी बताएं। तो आप कपड़े को स्ट्रेच करके, स्क्रैच करके आप फैब्रिक की जांच करेंगे, जिससे कि उसके धागे इधर उधर न निकले, तो आप इससे कपड़े की मजबूती को चेक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। 132 क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट इज प्राइमरली, मतलब जब आपके कंसेप्ट का विकास हो जाता है, जब है ना, तो वो किसके अंदर आता है? इमोशनल डेवलपमेंट तो होगा नहीं, वो आपके माइंड से रिलेटेड होगा, तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होगा। 132 का सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होता है? विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए। नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी के कारण होता है? तो नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी, तो वो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन डी से तो आपको क्या होती है? विटामिन सी से स्कर्वी होती है, और विटामिन डी से क्या होती है? ऑस्टियोपोरोसिस है, है ना, तो उसमें क्या होता है? रिकेट्स है, विटामिन डी की कमी के कारण होता है ना। और विटामिन सी से स्कर्वी होती है, आपके दांतों से ब्लड वगैरह आने लगता है, गम्स वगैरह से, है ना। विटामिन ए की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। फिर 134 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रॉम बर्थ अंटिल 6 मंथ द इन्फेंट हेड इज, जन्म से 6 महीने तक शिशु का सिर छाती के से छोटा होता है, बराबर होता है, आधा होता है, बड़ा होता है? कितना होता है? जल्दी जवाब दें। तो कितना होगा? लार्जर होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिस्टमेटिक मेंटल कैपेबिलिटीज आर ऑलमोस्ट डेवलप्ड इन द एज ऑफ फॉर्मर ऑपरेशनल एज, कंक्रीट ऑपरेशनल एज, सेंसरी मोटर एज, या प्री ऑपरेशनल एज? अपना जवाब दें। ये क्या है? ये कौन सी थ्योरी है? ये आपकी जो है पियाजे ने जो थ्योरी दी थी उसके अंतर्गत ये स्टेजेस हैं, और जिस बच्चे ने ये थ्योरी पढ़ रखी होगी वो अपना जवाब आसानी से दे सकता है। ठीक है, तो पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है ये। इसमें इसने 4 स्टेजेस के बारे में जिक्र करा है। सेंसरी मोटर स्टेज जो कि इन्फेंसी स्टेज होती है, 2 साल तक आती है। प्री ऑपरेशनल को अर्ली चाइल्डहुड स्टेज के नाम से भी जानते हैं, 2 से 6 वर्ष में होती है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या है कि 7 से 11 वर्ष में, और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो कि 11 से ऊपर होती है। सेंसरी मोटर स्टेज में बताया है कि जो बच्चे हैं वो सेंस के द्वारा सीखते हैं, यानी आईज, ईयर्स, फिंगर्स, माउथ के द्वारा, मतलब इन सब के द्वारा
द्वारा वो अपने बच्चे जो हैं क्या बनाते हैं, समझ बनाते हैं। किसमें, सेंसरी मोटर स्टेज में। जैसे कि ऑब्जेक्ट परमानेंस होती है, उनकी रिफ्लेक्स, रूटिंग, ग्रास्पिंग का जो है एंड हो जाता है इस स्टेज में, ये सब बताया था। प्री ऑपरेशनल एज की बात करें तो इसमें जो 2 से 6 साल में इसमें जो बच्चे होते हैं ना, उनमें इलॉजिकल थिंकिंग आने लगती है, मतलब जिसका कोई लॉजिक नहीं होता। फिर एक ट्रांसडक्टिव रीजनिंग भी बच्चों में आने लगती है। जैसे बच्चे ने मून को देखा और बोला कि, मतलब बच्चे से बोला कि मून है, मून तो गोल है, तो वो जिस भी चीज़ को देखेंगे गोल है तो वो उसी को मून बताएंगे। जैसे बोल है, बोल गोल है, तो वो कहेंगे कि ये भी मून है। तो बच्चों में ट्रांसडक्टिव रीजनिंग का भी आ जाती है। फिर क्या आता है, बच्चों में एक मतलब इरिवर्सिबिलिटी का भी गुण आ जाता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में। मतलब बच्चे सीधे सीधे तो चीज़ों को कर पाएंगे, लेकिन अगर बच्चों से कहेंगे 1 से 10 तक सुनाओ तो बच्चे इजीली सुना पाएंगे, लेकिन अगर आप कहेंगे कि रिवर्स सुनाओ, 10 से 1 पे जाओ, 10, 9, 8, तो बच्चे ऐसा नहीं कर पाते हैं। ठीक है। सेंट्रेशन का गुण हो जाता है, मतलब एक ही चीज़ पे फोकस करके रखते हैं बच्चे। ठीक है। और एनिमिज्म का भी गुण मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स है कि एनिमिज्म भी आ जाता है, मतलब बच्चे जो है नॉन लिविंग बींग्स में भी जीवन समझने लगते हैं। ठीक है। कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज की बात करें तो बच्चों में लॉजिक आ जाता है, बच्चे कंजर्व करना सीख जाते हैं, डिसेंट्रेशन का भी गुण आ जाता है, बच्चे क्लासीफाई करने पड़ते हैं, मतलब क्लासीफाई कर पाते हैं, बच्चों में सीरियसन का भी गुण आ जाता है, और बच्चे रिवर्स भी चीज़ों का कर पाते हैं। वहीं अगर हम बात करें फॉर्मर ऑपरेशन स्टेज की, तो बच्चों में क्या हो जाता है कि डिडक्टिव हाइपोथेटिकली रीजनिंग जो है बच्चों में आ जाती है। ठीक है। तो अगर हम पूछा कि मेंटल कैपेबिलिटी जो कि सिस्टमेटिक तरीके से हैं, तो वो कौन सी एज में आती हैं, तो वो आती हैं आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, जो कि कहाँ है, 11 से ऊपर साल के बच्चों में आ जाती है। ठीक है। तो ये किसने बताई थी, ये पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है। 4 स्टेजेस के बारे में जिक्र करी थी, जो कि फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज जो है इसका आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिस एज इज ऑल्सो कॉल्ड द डर्टी एज। डर्टी एज कौन सी उम्र को कहा जाएगा, 3 साल की एज को, 5 साल की, या 3 से 5, या 6 से 11 साल की उम्र को। तो डर्टी एज जो है वो 6 से 11 साल की उम्र में कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि मोली के बाबा उससे बोले कि अब वह चैटर बॉक्स एज में है, उस आपके अनुसार वो कौन सी एज होगी, बताओ। टॉडलरहुड, अर्ली चाइल्डहुड, मिडल चाइल्डहुड, या लेट चाइल्डहुड, कौन सी एज होगी, जल्दी बताएं। तो अर्ली चाइल्डहुड जो है चैटर बॉक्स एज के नाम से भी जानी जाती है। ये आप याद रखें कि चैटर बॉक्स एज कौन सी होती है, तो अर्ली चाइल्डहुड को चैटर बॉक्स एज के नाम से कहा जाता है। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, अर्ली चाइल्डहुड। फिर 138 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन होगा, विटामिन होगा, मिनरल्स होगा, या शुगर होगा, क्या ऑप्शन करेक्ट होगा। तो प्रोटीन्स ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होंगे, क्योंकि ये सब मैक्रो मिनरल्स हैं और ये सब कैसे हैं, माइक्रो मिनरल्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए फैब्रिक इज टू हैव अ स्मूथ फिनिशिंग, तो कौन सी सुटेबल फिनिश होगी, साइजिंग, सिंगिंग, ब्लीचिंग, टेंटरिंग। टेंटरिंग का तभी हमने पढ़ा था कि सामान्य चौड़ाई में वापस लाने के लिए कपड़े को यूजफुल होता है, लेकिन अगर स्मूथ फिनिशिंग चाहिए फैब्रिक के ऊपर है तो कौन सी फिनिशिंग हेल्पफुल होगी, तो इसमें ऑप्शन होगा सिंगिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वाटर सोल्यूबल विटामिन है। विटामिन को 2 भाग में क्लासिफाई किया जाता है, एक तो वाटर सोल्यूबल, एक फैट सोल्यूबल। तो फैट सोल्यूबल कौन से होते हैं, ए, डी, ई और के, और वाटर सोल्यूबल होते हैं विटामिन बी एंड विटामिन सी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, विटामिन सी जो है वो कैसा है, वाटर सोल्यूबल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन्फेंसी का ड्यूरेशन कितने वीक से कितने ईयर होता है, 2 वीक से 2 साल में, बर्थ से 2 साल तक, 3 साल से 6 साल तक, या 7 साल से 11 साल तक, जल्दी बताएं। इन्फेंसी का ड्यूरेशन, तो इन्फेंसी का ड्यूरेशन होता है बर्थ से 2 साल तक, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। 142 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फैट, 1 ग्राम फैट से आपको कितनी कैलोरीज मिलती हैं, यानी जब फैट का ऑक्सीडेशन होता है तो आपको कितनी कैलोरीज मिलती हैं, 4, 10, 9 या 12, जल्दी अपना जवाब दें, क्या ऑप्शन करेक्ट होगा। तो कितनी कैलोरी मिलती है, 9 कैलोरी मिलती हैं, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द वीव यूज टू मेक कैम्ब्रिक क्लॉथ, कैम्ब्रिक क्लॉथ बनाने के लिए कौन सी वीव का यूज किया जाता है, प्लेन, बास्केट, ट्विल, या साटिन। जो बास्केट वीव है वो प्लेन वीव का ही वेरिएशन है, तो कौन सी वीव है जो कि कैम्ब्रिक क्लॉथ को बनाने के लिए यूज की जाती है, तो वो है आपकी प्लेन वीव, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हीमोग्लोबिन कैसे प्रोटीन है? सिंपल, कंजुगेटेड, ड्राइव्ड या इनकम्प्लीट प्रोटीन? हीमोग्लोबिन कैसा प्रोटीन है? कंजुगेटेड प्रोटीन है, क्योंकि ये सिंपल तो है नहीं, इसमें हीम भी है, और हीम कैसा है? आयरन है ना, और ग्लोबिन वही है प्रोटीन, तो कंजुगेटेड, दो उससे हो गया ना, तो कंजुगेटेड प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डाइजेशन क्या है? ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फूड इनटू सब्सटेंसेस यूज्ड बाय बॉडी, ग्रोथ, कुकिंग फूड या केमिकल रिएक्शन? डाइजेशन क्या है? अपना जवाब दें। तो डाइजेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जो कि फूड को कन्वर्ट करता है सब्सटेंसेस में, जो कि बॉडी के द्वारा फिर यूज किया जाता है। 146 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिस मेथड इज यूज व्हेन द स्टेन्स आर सोल्यूबल, कि जब आपके धब्बे, जब दाग घुलनशील हो तो किस विधि का यूज किया जाता है? सॉल्वेंट मेथड का, केमिकल मेथड का, एब्जॉर्बिंग मेथड का या सक्शन मेथड का? तो कौन से मेथड का यूज किया जाता है कि जब स्टेन्स जो हैं वो कैसे होते हैं? सोल्यूबल होते हैं। जल्दी जवाब दें, कौन से मेथड का यूज किया जाता है? अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ स्टेन का पता होगा, वेजिटेबल स्टेन होते हैं, एनिमल है, ग्रीस है, मिनरल है। मेथड रिमूव, जो स्टेन को रिमूव करने के मेथड होते हैं, सॉल्वेंट मेथड है, एब्जॉर्बेंट मेथड है, केमिकल मेथड है। लेकिन अगर हम बात करें सॉल्वेंट मेथड की, क्या होता है कि कब यूज किए जाते हैं? कि जब दाग घुल जाए ना, तो तब सॉल्वेंट मेथड का यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन आप जब भी धब्बा छुड़ा रहे हैं, स्टेन को रिमूव कर रहे हैं, तो उससे पहले ये है कि वस्तु को ब्रश आदि के द्वारा साफ करके उसकी धूल वगैरह निकाल ली जाए, और फिर ही क्या करें, आप उसमें यूज करें, ठीक है। तो इसमें 146 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? 146 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, यानी सॉल्वेंट मेथड जो होगा इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 147, ब्रोकेड्स जो कपड़े हैं वो कौन सी वीव के द्वारा बनाए जाते हैं? लिनो वीव, डॉवी वीव, गॉज वीव या जैक्वार्ड वीव? जो ब्रोकेड जो कपड़े हैं वो कौन सी वीव के द्वारा बनाए जाते हैं? लिनो वीव, डॉवी वीव या गॉज वीव या जैक्वार्ड वीव? तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? 147, जैक्वार्ड वीव। जैक्वार्ड वीव के द्वारा जो है ब्रोकेड बनाए जाते हैं, ठीक है। जैक्वार्ड लूम पे बनाई जाते हैं ये डिज़ाइन, और जोसेफ मैरी जैक्वार्ड ने 1801 में ये जो है इसका आविष्कार किया था। और यहाँ पे जो है डेकोरेटरी वुवन डिज़ाइंस जो है बनाए जाते हैं, जैसे कि ब्रोकेड हो गया, टेपेस्ट्री हो गया, डमास्क हो गया, टेरी क्लॉथ है, ठीक है। इन सब का जो है यूज़ किया जाता है। डोवी वीव में क्या होता है कि इसमें जो है स्मॉल फिगर्स में, जैसे कि डॉट्स, ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस, फ्लोरल पैटर्न्स जो है कपड़े के ऊपर वूवन किए जाते हैं, और ये जो है दो या दो से अधिक बेसिक वीव के कॉम्बिनेशन से डिज़ाइन बनाए जाते हैं, और इस जिस लूम का यूज़ करके वीव क्रिएट की जाती है उस पर 32 हार्डनेसेस का यूज़ किया जाता है, ठीक है। 148 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एडिबल मीन्स, यानी एडिबल का मतलब क्या है? पॉइजनस, फिट टू बी ईटन, स्पिरिचुअल या पार्ट ऑफ बिल्डिंग? क्या ऑप्शन करेक्ट होगा? 148। तो जो चीज़ हम खा सके, फिट रहे, आपको खाने लायक हो, उसी को बोलते हैं एडिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 149, अ न्यूबॉर्न वेट जनरली डबल्स बाय द एज ऑफ। अभी मैंने जब आपको बताया था, मैंने तभी बताया था कि अगर एक बच्चे का वेट ट्रिपल हो जाता है 1 साल में, और 5 से 6 मंथ में जो है उसका डबल हो जाता है, तो यहाँ पे डबल हो जाएगा वेट। कितना हो जाएगा? डबल कितना हो जाएगा? 6 महीने में। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। 150 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सभी बैंकों द्वारा दी जाने वाली साधारण योजना जिसमें एकल या संयुक्त, मतलब ओपन, सिंगल या जॉइंटली इंडिविजुअल के द्वारा खाता जो है खोला जा सकता है, उसको बोलते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट, रिक्योरिंग डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट या मंथली इनकम स्कीम? तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? सेविंग अकाउंट जो। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ लेटेंट लर्निंग, यानी लेटेंट लर्निंग को सर्वप्रथम किसने परिचित कराया, यानी इंट्रोड्यूस कराया किसने लेटेंट लर्निंग के कंसेप्ट को? कर्ट लेविन ने, ई.एल. थॉर्नडाइक ने, एडवर्ड चेस स्टॉलमैन ने या पेवलोग ने? ऑप्शन क्या करेक्ट होगा? जल्दी जल्दी अपना रिप्लाई करें। लेटेंट लर्निंग का कंसेप्ट किसने इंट्रोड्यूस कराया था? तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, एडवर्ड चेस स्टॉलमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन लॉ ऑफ लर्निंग एज प्रेस्क्राइब्ड बाय थॉर्नडाइक, कि जो थॉर्नडाइक ने लॉ ऑफ लर्निंग प्रेस्क्राइब्ड करी हैं उनमें से कौन सी लॉ नहीं है इनके द्वारा दी गई? लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस या लॉ ऑफ जनरलाइजेशन? तो अगर हम थॉर्नडाइक की बात करें
तो थॉर्नडाइक ने दो लॉज दी थी लर्निंग की, एक तो प्राइमरी लॉज, एक सेकेंडरी लॉज। प्राइमरी लॉज में उन्होंने कौन कौन सी लॉ के बारे में बताया था? लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडीनेस, लेकिन लॉ ऑफ जनरलाइजेशन के बारे में नहीं बताया। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें जो होगा वो क्या होगा? करेक्ट होगा। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट और लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस में इन्होंने क्या बताया था कि अगर आप किसी भी चीज़ को करने के लिए यानी आप किसी भी चीज़ को लेकर रेडी नहीं है सीखने के लिए, तो आप उसे सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, फिजिकली, मेंटली, सोशली तरीके से तैयार होना जरूरी है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। ठीक है। लॉ ऑफ इफेक्ट में क्या बताया था? अगर किसी का, उसने बोला था कि पॉजिटिव, अगर आप कोई भी चीज़ सीख रहे हैं और उसका प्रभाव पॉजिटिव नहीं पड़ेगा तो आप काम को दोबारा नहीं करेंगे। ठीक है, ये जो था मोटिवेशन से रिलेटेड था। फिर लॉ ऑफ एक्सरसाइज का मतलब बताया था, लॉ ऑफ प्रैक्टिस भी बोल सकते हैं कि जितने ज़्यादा आप प्रयास करेंगे उतनी ही लर्निंग बेहतर होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इमोशनल इंट्रोड्यूस किसने इंट्रोड्यूस किया? इमोशनल इंटेलिजेंस वर्ड फेडरिक एंड किर्क ने, हेनरी एंड पेटर ने, जॉन एंड कॉर्नबेक ने या मेयर एंड सैलोवे ने? किसने इंट्रोड्यूस किया था? जल्दी अपना रिप्लाई करें। तो इसका ऑप्शन होगा 4th करेक्ट, मेयर एंड सैलोवे। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द एज ग्रुप गिवन बाय एरिक्सन फॉर द स्टेज इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी? तो कौन सा एज ग्रुप है? तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, 6 से 11 ईयर। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? 6 से 11 ईयर्स की एज में जो है इन्होंने स्टेज बताई है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। नेक्स्ट की बात करते हैं, इन विच ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी देयर इज अ स्कोप ऑफ स्टडी ऑफ टेलीपैथी, रीबर्थ एक्सेट्रा? यानी मनोविज्ञान की कौन सी शाखा में टेलोपैथी, पुनर्जन्म जैसे क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है? तो फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, पैरासाइकोलॉजी या फिर डेवलपमेंटल साइकोलॉजी? क्या ऑप्शन करेक्ट होगा? जल्दी अपना रिप्लाई करें कि क्या ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, पैरासाइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे इन विच स्टेज चाइल्ड इज एबल टू अंडरस्टैंड हाइपोथेसिस एंड गेटिंग थिंकिंग एबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिकल स्टेटमेंट? मैंने जब अभी पीछे वाले क्वेश्चन में कराया था तो बताया था कि 15 एज के अराउंड होती है, तो 11 से ऊपर वाली फॉर्मर ऑपरेशन स्टेज में जाएगा ना, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु वॉज द मेन प्रोफाउंडर ऑफ फंक्शनलिज्म? फंक्शनलिज्म का मेन प्रोफाउंडर कौन था? जो फंक्शनलिज्म है उसका मेन प्रोफाउंडर कौन था? विलियम जेम्स, जेबी वॉटसन, क्लैर्क हल या एडवर्ड टॉलमैन? तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, विलियम जेम्स। तो विलियम जेम्स जो थे वो क्या थे? फंक्शनलिज्म के क्या माने जाएंगे? फादर माने जाएंगे विलियम जेम्स, और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट रिलेटेड विद द ऑपरेंट कंडीशनिंग? यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग से कौन सी टर्म रिलेटेड नहीं है? इंसाइट, रीइंफोर्समेंट, स्पॉन्टेनियस रिकवरी या एक्सटिंक्शन? जल्दी अपना जवाब दें कि कौन सा टर्म जो है ऑपरेंट कंडीशनिंग से रिलेटेड नहीं है? इंसाइट, रीइंफोर्समेंट या फिर स्पॉन्टेनियस रिकवरी या एक्सटिंक्शन? सबसे पहले अगर हम बात करें जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है, ये किसने दी थी? बीएफ स्किनर ने दी थी। किसने दी थी? बीएफ स्किनर ने दी थी। इन्होंने एक रेट पर, मतलब चूहे पर एक्सपेरिमेंट किया था और इन्होंने क्या किया था? भूखे चूहे को बंद कर दिया था। ठीक है, तो इन्होंने किसके बारे में बात नहीं की है? तो इन्होंने इंसाइट के बारे में बात नहीं की है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मेंटल हेल्थ? यानी अच्छी मानसिक स्वास्थ्य का क्या लक्षण नहीं है? एबिलिटी टू एडजस्ट, इमोशनल मैच्योरिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस या इंटॉलरेंस? तो ये तो आपका नॉर्मली सीन हो रहा होगा कि इंटॉलरेंस इसका आंसर होगा, कि आप किसी के साथ टॉलरेंट नहीं कर पा रहे, तो वो गुड मेंटल स्टेटस की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, बल्कि आप किसी के साथ एडजस्ट कर पा रहे हैं और इमोशनल मैच्योरिटी भी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी है। तो ये सब किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तो ये सब किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? गुड मेंटल हेल्थ की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन आईसीडीएस जो है कौन से ईयर में लॉन्च किया गया है? 1978, 1975, 1977 या 1979? जल्दी बताएं क्या ऑप्शन करेक्ट होगा। तो 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
इन 1873 विच यूनिवर्सिटी फर्स्ट इंट्रोड्यूस एक्सटेंशन वर्ड, एक्सटेंशन वर्ड को, प्रसार शब्द को सबसे पहले कौन सी यूनिवर्सिटी ने इंट्रोड्यूस किया था? आपको सन भी याद रखना है, 1873 में किया था, और कौन सी यूनिवर्सिटी ने किया था? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एंड्रागोजी, एंड्रागोजी का मतलब क्या होता है? चाइल्ड एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन या डिस्टेंस एजुकेशन। तो जो एंड्रागोजी है उसका मतलब होता है एडल्ट एजुकेशन। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोई भी मैसेज है, जब आप किसी को संदेश दे रहे हैं तो वो क्लियर होना चाहिए, समय के अकॉर्डिंग होना चाहिए, विशिष्ट होना चाहिए, ऑल ऑफ द तीनों गुण होने चाहिए। तो एक मैसेज जब आप किसी के पास भेज रहे हैं तो वो तीनों गुण जो है उसमें होने चाहिए। वो क्लियर भी होना चाहिए, स्पष्ट भी होना चाहिए, विशिष्ट होना चाहिए और समय के अनुसार होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और वूज बर्थडे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है स्टार्ट किया गया था। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 2 अक्टूबर को स्टार्ट किया गया था और किसके जन्म दिवस पे किया गया था? तो महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर जो है स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड। आपने पढ़ा होगा एक्सटेंशन एजुकेशन के अंदर, ये इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड वहीं से लिया गया है। मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, मीटिंग एट होम, ये पोस्टर, कौन सा इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड है? जल्दी अपना रिप्लाई करें। तो मीटिंग एट होम, कि जब कोई भी एक्सटेंशन वर्कर घर घर जाके मीटिंग करता है तो वो इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द स्टेट ऑफ इंडिया वेयर द पंचायत राज सिस्टम फर्स्ट स्टार्टेड। पंचायत राज सिस्टम पहली बार कौन सी जो है प्रदेश में कह सकते हैं, कौन से राज्य में स्टार्ट किया गया था? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, हरियाणा में, राजस्थान में। कौन सा स्टेट है? राजस्थान। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फॉर डाइंग वूल एंड सिल्क फाइबर हैविंग गुड एफिनिटी फॉर, कि अगर हम बात करें ऊनी और सूती रेशों की रंगाई के लिए कौन सी रंगाई उपयुक्त होगी? एसिड डाइज, नेपथोल डाइज, सल्फर डाई या तीनों? क्या ऑप्शन करेक्ट होगा? तो एसिड डाई जो है यूज होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फैब्रिक विदाउट वार्प एंड वेफ्ट यार्न, फेल्ट फैब्रिक, प्लेन वीव फैब्रिक, साटिंग वीव फैब्रिक और ट्विल वीव फैब्रिक। जब भी हम वीव की बात करते हैं तो दोनों वार्प भी यार्न होते हैं और वेफ्ट यार्न भी होते हैं, लेकिन फेल्ट फैब्रिक में क्या होता है? इन दोनों का यूज नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कौन सी ऐसी प्रोसेस है जो कि कपड़े को चमक और मजबूती प्रदान करती है? ब्लीचिंग, मर्सराइजिंग, सनफोराइजिंग या नन ऑफ दी? सनफोराइजिंग तो सिकुड़न प्रतिरोधी है। क्वेश्चन मर्सराइजिंग जो है वो क्या करती है? लस्टर और स्ट्रेंथ जो है कॉटन को प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रोसेस इन विच स्टार्च इज अप्लाइड टू टेक्सटाइल मटेरियल, कि वह प्रक्रिया जिसमें कपड़ों पर मांड लगाया जाता है कहलाती है साइजिंग, सिंगिंग, सनफोराइजिंग या नन ऑफ दी? देखो इसमें ऑप्शन में ही क्लियर हो रहा है, साइजिंग, मांड लगाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो डेवलपमेंट होता है वो जनरल से स्पेसिफिक की तरफ होता है, स्पेसिफिक से जनरल की तरफ, जनरल स्पेसिफिक दोनों इक्वल है, इनमें से कोई भी नहीं। तो जो डेवलपमेंट होता है वो किसकी तरफ होता है? जनरल से स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक से जनरल की तरफ होता है, या जनरल स्पेसिफिक दोनों इक्वल होता है, या फिर कोई भी नहीं? तो किधर की तरफ होता है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। जो मतलब डेवलपमेंट होता है वो किधर होता है? जनरल से स्पेसिफिक की तरफ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेपरेशन ऑफ कॉटन सीड एंड फाइबर्स इज कैरिड बाय द प्रोसेस, कि जब आपने कॉटन नेचुरल फाइबर के बारे में पढ़ा होगा तो उसमें जब कॉटन सीड को फाइबर से मतलब अलग किया जाता है, बीज और रेशों को, तो वो कौन सी प्रोसेस कहलाती है? स्पिनिंग, गीनिंग, कार्डिंग या कॉम्बिंग? तो वो प्रोसेस कहलाती है कौन सी? गीनिंग। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर्ट, कि कौन सा कला का तत्व नहीं है? लाइन, शेप, टेक्सचर और स्किल। तो लाइन भी एलिमेंट है, शेप भी एलिमेंट है, टेक्सचर भी एलिमेंट है, लेकिन स्किल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्राइमरी कलर, ये कलर वाली वीडियो भी मैंने मेरे आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। एलिमेंट्स ऑफ आर्ट वाली मैंने वीडियो अपने चैनल पे करा रखी है। टॉपिक प्राइमरी कलर कौन सा नहीं है? रेड, येलो, ब्लू। कौन सा प्राइमरी कलर है? सॉरी, रेड, येलो, ब्लू, रेड, ग्रीन, येलो, रेड, ग्रीन एंड ब्लू और रेड, ग्रीन एंड ऑरेंज। तो प्राइमरी कलर कौन सा है? जल्दी अपना जवाब दें। कौन सा प्राइमरी कलर है? तो रेड, येलो एंड ब्लू। ठीक है, तीनों ही कैसे हैं? प्राइमरी कलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इज नॉट द स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी की कौन सी स्टेज नहीं है? जर्मिनल स्टेज, एम्ब्रियो, इन्फेंसी या फिटस? तो कौन सी स्टेज नहीं है?
जल्दी बताएं प्रेगनेंसी की। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा इन्फेंसी। इन्फेंसी जो है प्रेगनेंसी, जब बेबी डिलीवर हो जाता है उसके बाद की स्टेज है, जो कि बर्थ से 2 ईयर्स तक काउंट की जाती है इन्फेंसी। और जर्मिनल स्टेज क्या है? जो कि 0 से 2 वीक की होती है प्रेगनेंसी के अंदर। कौन सी? जर्मिनल स्टेज 0 से 2 वीक की। और अगर हम बात करें एम्ब्रियल स्टेज की तो 2 से 8 वीक्स के अंदर आती है। और अगर हम फीटल स्टेज की बात करें तो 8 वीक से लेके बर्थ तक की होती है फीटस स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन कब लॉन्च किया गया? जो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है वो कब लॉन्च किया गया? मार्च 2018, मार्च 2017, अप्रैल 2018, अप्रैल 2017। तो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन मार्च 2018। और अगर हम बात करें तो इसमें क्या किया गया था कि जो 0 से 6 साल तक के बच्चे हैं उनके अंदर जो स्टंटिंग है उसको कम करना था, अंडर न्यूट्रिशन को प्रिवेंट करना था, अनीमिया जो है वोमेन और एडोलेसेंस गर्ल में उसको कम करना था, लो बर्थ वेट की प्रॉब्लम को दूर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द डाइट इन विच ऑल न्यूट्रिएंट्स आर फाउंड इन सफिशिएंट अमाउंट एज पर रिक्वायरमेंट, तो उसको क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट, अनबैलेंस डाइट, नाइदर बैलेंस डाइट और नॉर अनबैलेंस डाइट, या ऑल ऑफ द अबव। तो क्या ऑप्शन होगा? की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट न्यूरिशेस द बॉडी? शरीर किससे पोषित होता है? डाइट से, फूड से, लिक्विड विद सम सॉल्ट, या वेजिटेबल एंड फ्रूट्स? क्या ऑप्शन करेक्ट होगा? तो ऑप्शन जो फर्स्ट है डाइट, यानी आहार जो आप डेली में लेते हैं वो सब क्या कहलाती है? आपकी डाइट कहलाती है। और ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। द केमिकल सब्सटेंसेज विच आर एसेंशियल फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ बॉडी एंड मेंटेन हेल्थ, उसको क्या कहा जाएगा? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन या न्यूट्रिएंट्स? तो उसको क्या कहा जाएगा? न्यूट्रिएंट्स कहा जाएगा, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स के अंदर ही ये सब क्या आते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स जो हैं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि कितनी कैलोरी जो है 1 ग्राम ऑफ फैट से मिलती है। ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है, तो 9.1 किलो कैलोरी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। मेन फंक्शन क्या होता है कार्बोहाइड्रेट का? शरीर की रक्षा करना, शरीर की मरम्मत करना, ऊर्जा देना, या तीनों में से कोई नहीं? टू प्रोटेक्ट बॉडी, टू रिपेयर बॉडी, टू प्रोवाइड एनर्जी, या सभी? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? टू प्रोवाइड एनर्जी। मेन काम जो करता है वो कार्बोहाइड्रेट किसका करता है? एनर्जी का करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मिल्क इज द बेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, विटामिन सी। मिल्क जो है किसका बेस्ट सोर्स है? कैल्शियम का, आयरन का, प्रोटीन का, विटामिन सी का। तो बेस्ट जो सोर्स है वो कैल्शियम का है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच टेक्सटाइल फाइबर इज यूज्ड इन स्पोर्ट्स वियर ड्यू टू हाई लेवल ऑफ इलास्टिसिटी? पॉलिस्टर, कॉटन, स्पेंडेक्स, निनोमेक्स? तो हाई लेवल की इलास्टिसिटी किसके पास होती है? स्पेंडेक्स के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फॉर टॉल एंड थिन वोमेन विच डायरेक्शन लाइन डिजाइन फैब्रिक इज सुटेबल? लंबी और पतली महिला के लिए किस प्रकार की लाइन वाला कपड़ा उपयुक्त रहता है? तो जो पतली और लंबी महिलाएं होती हैं उनके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन वाला, लेकिन जो छोटी हैं और मोटी हैं उनके लिए वर्टिकल लाइन का जो है यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। तो दुर्जनी एंड सुजनी आर टाइप ऑफ फुलकारी, कांथा, चिकनकारी, कश्मीरी। तो कश्मीरी की कौन सी है? कशीदा। चिकनकारी कहाँ की है? लखनऊ की है। और फुलकारी पंजाब। और अगर हम कांथा की बात करें तो जो दुर्जनी एंड सुजनी वो किसके टाइप हैं? कांथा के टाइप हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो करेक्ट है। किसके टाइप हैं? तो कांथा के टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। मोची भारत एंड हीर भारत किसके टाइप है? राजस्थान एम्ब्रॉयडरी के, गुजरात एम्ब्रॉयडरी के, कसूती एम्ब्रॉयडरी के, इनमें से कोई नहीं? जो मोची भारत है और हीर भारत है किसके टाइप हैं? जल्दी रिप्लाई करें। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। कहाँ, कौन सी एम्ब्रॉयडरी के हैं? गुजरात की एम्ब्रॉयडरी के हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एम्ब्रॉयडरी कहाँ की हैं? गुजरात की हैं। ठीक है। और हीर भारत की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो सिल्क के धागे हैं ना, जो अनट्विस्टेड सिल्क का धागा है उसका यूज़ किया जाता है। और क्या बोलते हैं इसको? बानी एम्ब्रॉयडरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बानी कम्युनिटी जो है वो इसका जो है यूज़ करती है, तो इसलिए। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। न्यूट्रिशनल स्टेटस को असेस करने का कौन सा मेथड है? ABCD, BCDE, CDEF और DEFG? कौन सा मेथड है? जल्दी रिप्लाई करें। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ABCD। ए फॉर एंथ्रोपोमेट्री, ए फॉर एंथ्रोपोमेट्री। एंथ्रोपोमेट्री मेथड में क्या होता है? एंथ्रोपोमेट्री में हाइट, वेट, BMI ये सब देखा जाता है, एनालिसिस किया जाता है। बी फॉर क्या होता है? बायोकेमिकल। बायोकेमिकल में क्या एनालिसिस किया जाता है? आपकी यूरिन, स्टूल, ब्लड,
अदर बॉडी टिश्यू का जो है एनालिसिस किया जाता है। सॉरी, जो बी है, B4 होता है बायोकेमिकल, और इसमें एनालिसिस किया जाता है ब्लड, यूरिन या अदर बॉडी टिश्यूज़ का। C4 होता है क्लिनिकल, जिसमें आपकी फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है आपका कंप्लीट। और D4 होती है डाइटरी, और डाइटरी में आपका जो फूड है जो आप ले रहे हैं डाइट, उसका एनालिसिस किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्यूफा कंटेंट किसके पास है? प्यूफा का मतलब क्या होता है? पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कौन से होते हैं? तो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर होते हैं मोनो और पॉली, ठीक है। अगर हम बात करें सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं कि जो कि रूम टेम्परेचर पे आपके बिल्कुल जम जाते हैं, जैसे कि घी की बात करें हम, जम जाता है ना, कोकोनट ऑयल भी आपका जम जाता है। और अगर हम बात करें जो अनसैचुरेटेड होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड ही रहते हैं। तो इसमें जो प्यूफा कंटेंट है सबसे ज़्यादा वो किस में होगा? सोयाबीन ऑयल में होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा विटामिन आपकी रेटिना के फंक्शन के लिए और एपिथेलियम सरफेस के लिए अच्छा होता है? तो वो है विटामिन ए। विटामिन ए आंखों के लिए अच्छा होता है और एपिथेलियम टिश्यू के लिए अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि जो लिविंग सेल्स के द्वारा फ्लूइड का लेना क्या कहलाता है? फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, इनमें से कोई नहीं। जल्दी अपना रिप्लाई करें। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? एंडोसाइटोसिस। लेकिन अगर हम फैगोसाइटोसिस की बात करें तो फैगोसाइटोसिस एक सेलुलर प्रोसेस होता है जिसमें जो है इंजेस्टिंग और एलिमिनेटिंग होता है पार्टिकल्स का, जो कि 0.5 से ज़्यादा डायमीटर से ज़्यादा बड़े होते हैं। तो इसका ऑप्शन जो होगा, जो कि लिविंग सेल्स के द्वारा जो फ्लूइड लेने का इंटेक प्रोसेस होता है, उसको एंडोसाइटोसिस कहते हैं। मैंने सेल चैप्टर भी करा रखा है, आप जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अपने आप बोल देती हूँ, आप उसका आंसर करिए, ठीक है। तो ऐसा न्यूट्रिशन मेथड बताइए कि जिसमें फूड वेन्स के थ्रू दिया जाता है, उसको पेरेंटल न्यूट्रिशन कहा जाएगा या इंटरनल न्यूट्रिशन कहा जाएगा? जिसमें फूड वेन्स के थ्रू दिया जाता है उसको पेरेंटल न्यूट्रिशन कहा जाता है या इंटरनल न्यूट्रिशन कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाएगा? पेरेंटल न्यूट्रिशन कहा जाएगा, ठीक है। जो मायोसिन प्रोटीन है वो किस में प्रेजेंट होता है? मसल्स में या एग्स में? जो मायोसिन प्रोटीन है वो मसल में प्रेजेंट होता है या एग में? तो किस में पाया जाएगा? मसल में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि जो मेरिस्मस है वो प्रोटीन की वजह से होता है, कमी की वजह से होता है, या प्रोटीन कैलोरी दोनों की कमी की वजह से होता है, या विटामिन ए की कमी की वजह से होता है, या इनमें से कोई नहीं? मेरिस्मस, जल्दी रिप्लाई करें। तो मेरिस्मस किसकी कमी के कारण होता है? जब प्रोटीन और कैलोरी की दोनों के इंटेक आपका सफिशिएंट नहीं मिलते हैं तो उसकी कमी के कारण क्या होता है? मेरिस्मस होता है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें टैकीकार्डिया क्या होता है? आपके नेल सॉफ्ट होना, हार्ट बीट रैपिड होना, या फिर आइज डिस्टर्बेंस होना, या इनमें से कोई नहीं? टैकीकार्डिया, TACHYCARDYA, TACHYCARDIA, टैकीकार्डिया का मतलब क्या होता है? तो टैकीकार्डिया का मतलब होता है कि जब हार्ट बीट जो है रैपिड हो जाती हैं, ठीक है। अगर हम बात करें फोटोफोबिया, फोटोफोबिया का मतलब क्या होता है? फोटोफोबिया, तो फोटोफोबिया का क्या मतलब होता है कि जब आईज आपके लाइट के कांटेक्ट में आती हैं तो उनका डिस्टरबेंस होना क्या कहलाता है? फोटोफोबिया कहलाता है, ठीक है। फूड एडिटिव्स, अगर हम नेक्स्ट बात करें तो फूड एडिटिव्स क्या होते हैं? फूड एडिटिव्स क्या होते हैं? तो ऐसे सब्सटेंस जो कि फूड के फ्लेवर को एनहांस कर देते हैं और उसकी अपीयरेंस को, उसको फूड एडिटिव्स कहा जाता है। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे सपोर्ट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।